अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोविंस पंजाब में, जहां पाकिस्तान की 62% ऑफ टोटल पॉपुलेशन रहती है। वहां पीडीएम हुकूमत का ख्याल था कि अगरचे अब हमारा इक़्तिदार तो 26-27 किलोमीटर पर ही मुहित रह गया है, लेकिन हम दोबारा से, जैसे हमने जुलाई में छीन लिया था इक़्तिदार, कुछ दो नंबरी करके, कुछ हॉर्स ट्रेडिंग करके, कुछ गड़बड़ करके, कुछ द देन डेप्यूटी स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली दोस्त मजारी को, जो चौधरी शुजात हुसैन साहब का एक लव लेटर दिया गया था, जो पता नहीं, आई एम नॉट श्योर इफ चौधरी साहब रोट इट, लेकिन बहरहाल अगर वो कहते हैं तो हम यकीन कर लेते हैं कि उन्होंने ही लिखा होगा, या एटलीस्ट पढ़ा जरूर होगा जिसने भी लिख कर दिया होगा। दोस्त मजारी को ये टास्क दिया गया था कि आपने फौरी तौर पर रटू तोते की तरह उसको फर पढ़ के न दाएं देखना है न बाएं, फौरी तौर पर हमजा शहबाज को मुबारकबाद पेश करनी है आपने वजीर आला पंजाब बनने की, और वहां से दौड़ लगा देनी है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन जुलाई। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो इनके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था और पाकिस्तान की कानूनी तारीख में अनप्रेसिडेंटेड था, जिसने हॉर्स ट्रेडिंग जैसी इल्लत से बचने का एक बड़ा खूबसूरत रास्ता निकाल लिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जब रुजू किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने, और मैंने ये खुद इस हेयरिंग को कवर भी किया था, मैं वहां मौजूद थी जब मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने बड़ा इस पे डिटेल्ड हेयरिंग के बाद फैसला किया कि ना तो किसी भी ऐसे शख्स का वोट काउंट होगा असेंबली में कि जो अपनी पार्टी हेड की डायरेक्शन से मुखालिफ सिमत में जाके, यानी अपने दुश्मन को जाकर वोट दे, अपने सियासी मुखालिफ को जाकर वोट दे, यानी टिकट तो आपको पीटीआई दे, टिकट तो आपको काफ लीग दे और आप उसकी वजह से एमपीए बने, लेकिन आप उनके सियासी मुखालिफिन की झोली में जाकर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं तहरीक अदम एतमाद या एतमाद के वोट की सूरत में, तो ना तो आपका वोट काउंट होगा बल्कि आप अपनी सीट से भी हाथ धो बैठेंगे। तो ये बड़ा जबरदस्त फैसला था जिसकी वजह से आज पीडीएम जमातें बहुत बुरी तरह से फंसी हुई हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए लेकर जो जमीरों के सौदागर हैं वो तो फिरते हुए हमें नजर आ रहे हैं पंजाब में, लेकिन अब उनको दाल गलती हुई इसलिए नहीं नजर आ रही कि अगर सिर्फ सीट से हाथ धोना पड़ता तो वो तो बहुत से लोगों को पैसा लगाकर ये कहते कि चल पुत्र, ये 70 करोड़ है, ये 80 करोड़ है, लेके पकड़ और दौड़ यहां से, पाकिस्तान में दोबारा शक्ल ना तेरी नजर आए। इस तरह की तड़ियां ये लगा सकते थे। लेकिन अब मसला ये है कि जमीर खरीद कर भी जब वोट ही काउंट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, किस तरह से इनकी गेम बनेगी, दाल गलेगी। तो ये थोड़ी इनकी परेशानी बनी हुई है। आपने देखा कि तकरीबन आज से 3-4 दिन कबल जब रातों रात 9 बजे नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक सरप्राइज दिया, लाइक एवरीवन वाज टेकन अबैक। जब ये आधी रात ही है, 9 बजे, मतलब आपके सेक्रेटरी साहब भी वहां मौजूद हैं और ये तहरीक अदम एतमाद की दरख्वास्त लेकर जाते हैं कि जी हमें पंजाब असेंबली में तहरीक अदम एतमाद करवानी है, और उसको फौरी तौर पर रात 9 बजे वसूल भी कर लिया जाता है सेक्रेटरी साहब की जानिब से, जो कि हरगिज उनके वर्किंग आवर्स नहीं थे। 8-9 बजे कौन बैठता है दफ्तर, लेकिन वो वहां पर मौजूद थे। तो ये बड़ी वेल थॉट आउट एक हमें मिली भगत नजर आई, जिसको किसी अक्लमंद ने फिर इनको समझाया कि ये जो तुम इमरान खान को हराने के चक्कर में तहरीक अदम एतमाद लेकर चले गए हो कि इमरान खान जुमे को असेंबलीज ना डिसॉल्व कर दे, केपी और पंजाब की, केपी की तो जाहिर है इमरान खान खुद अगर असेंबली डिसॉल्व करेंगे तो वो होगी, और कोई तरीका नहीं वहां पे कोई पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का, क्योंकि इमरान खान की जमात पीटीआई की वहां पर 2/3 से जायद अक्सरियत है, और वहां पे और कोई तरीका ही नहीं इमरान खान की जमात को इक़्तिदार से निकालने का, सिवाय इसके कि पीटीआई खुद ही असेंबली तहलील कर दे। पंजाब की जहां तक बात है तो जाहिर है कि 179 टोटल वोट्स हैं पीडीएम जमातों के, 180 हैं पीटीआई के, और 10 वोट्स हैं काफ लीग के। अब ये अगर पीटीआई काफ लीग के मिला लिए जाए वोट्स तो 190 बनते हैं, 190, और 179 है पीडीएम जमातों के। ऐवान में कौन किस पर बरतरी ले जाएगा ये फैसला होना है, भले तहरीक अदम एतमाद हो या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो, एतमाद का वोट हो। एतमाद के वोट की सूरत में चौधरी परवेज इलाही साहब को ये वोट पूरे करने होंगे 186, और तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी और इमरान खान और काफ लीग के जितने भी मुखालिफिन हैं, इन सबको मिलकर 186 वोट पूरे करने होंगे। अब ये किसी अक्लमंद ने इनको समझाया कि भाईजान, ये आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी ना मारे, मेहरबानी करें, या आप जो तहरीक अदम एतमाद जमा करवा रहे हैं इसका मतलब है कि आप ये सारा ओनस खुद पर ले रहे हैं कि आपको साबित करना है कि आपके पास 186 वोट्स परवेज इलाही साहब के खिलाफ
मौजूद हैं, जबकि हालात ये कि आपके अपने कई लोग आपसे मुनहरिफ हुए बैठे हैं, नाराज हैं कई लोग आपसे, ये वोट आप नहीं पूरे कर सकेंगे। और जाहिर आपकी अपनी सीट्स 179 है, दूसरों के वोट कोई तोड़ेंगे तो आपको मिलेंगे, और वोट तोड़कर आपका कुछ बन नहीं सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जुलाई में फैसला दे चुकी है कि वो तो वोट काउंट ही नहीं होंगे और वो लोग भी डी-सीट हो जाएंगे। तो कौन पागल है कि अपनी सीट को इस तरह छोड़े। तो उन्होंने किसी अक्लमंद बंदे के मशवरे पर फौरी तौर पर एतमाद के वोट की गेम भी वहीं पे उसी वक्त चला दी कि चलो चौधरी परवेज इलाही पर भी प्रेशर आए कि उनको ये वोट पूरे करने हैं अपने 186। अब दिलचस्प बात यह है कि जब तक स्पीकर पंजाब असेंबली इजलास ही नहीं बुलाते, जब तक वो कहते ही नहीं चौधरी परवेज इलाही को कि आप एतमाद का वोट लें, तब तक चौधरी परवेज इलाही मजाज नहीं है वोट लेने के। सो किस बुनियाद पर गवर्नर पंजाब उनको डी नोटिफाई कर सकते थे, जो राना सनाउल्लाह भी तड़ियां लगा रहे थे कि अगर एतमाद का वोट ना लिया कल तक, यानी आज के दिन का कह रहे थे कि रात अगर दिन 12 बजे तक ना लिया तो हम सील कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वजीर आला हाउस बंद कर देंगे। और उसके बाद नहीं, कल के हवाले से उन्होंने कहा था कि हम उसको सील कर देंगे। और फिर ये भी कि जब मोनस इलाही की ट्वीट भी आई कि राना साहब मैं बड़ी देर से इंतजार कर रहा हूँ, आप आ नहीं रहे, अब मैं बोर हो चुका हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ। तो ये सारी बातें क्यों हुई कि अब बाद में राना सनाउल्लाह साहब को कहना पड़ा कि नहीं मैंने वजीर आला हाउस सील करने की बात नहीं की थी। तो ये जो सारी गेम है ये क्या है कि इनका ये ख्याल था कि हम थोड़ा सा डरा धमका के गेम ऑफ नर्व्स खेलेंगे और किसी तरह अपने मुखालिफिन को चित कर देंगे। लेकिन नंबर गेम इस वक्त क्लियरली पीटीआई और काफ लीग के पास ज्यादा है। पीटीआई और काफ लीग दे आर इन अ मच स्ट्रॉन्गर पोजिशन एज कंपेयर टू पीडीएम पार्टीज। लेकिन आखिरी दिन तक आप कुछ कह नहीं सकते, जिस तरह क्रिकेट के आखिरी ओवर के आखिरी गेंद तक कुछ कहा नहीं जा सकता, फुटबॉल मैच के आखिरी सेकंड तक आप कुछ नहीं कह सकते कि कौन सी टीम कहां पे गोल कर दे। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन फॉर नाउ वो जो एक था कि जी कंटेनर्स बुलवाए जा रहे हैं और वो जो एक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी उसको वहीं पे ही रोक दिया गया। और आज मैं बहुत हैरान हुई कि एफसी की 8-8 गाड़ियां, इतने कसीर तादाद में एफसी एहलकार डिप्यूट किए जा रहे थे गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी पर कि जैसे पता नहीं कयामत आने लगी है। भाई पीटीआई ने एहतजाज करना था ना गवर्नर हाउस के बाहर, तो इतनी एफसी तैनात कर दी। काश ये ख्याल इनको खैबर पख्तूनख्वा में भी आया होता कि जहां पे टीटीपी अपने मजमूम इरादों में कामयाब होती जा रही है, जो उनकी एक दफा भी जुर्रत नहीं हुई इमरान खान दौर में पाकिस्तान के किसी भी शहरी को नुकसान पहुंचाने की, आज दोबारा से वो वही कर रहे हैं कि हमें याद आता है जो कुछ पीपल्स पार्टी और नून लीग के पिछले अदवार में होता रहा। और टीटीपी कमाल बेशर्मी से अपनी ये घटिया हरकतें दहशतगर्दी वाली करती रही, पाकिस्तान में हमारे शहरियों का खून बहाती रही। मुराद सईद कितने महीनों से शोर मचा रहे हैं, जब से रिजीम चेंज हुई है वो बता रहे हैं कि मुझ तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, हमारे लोगों को मार रही है टीटीपी, लेकिन इनको कोई ख्याल नहीं आया। काश हमारे लोगों की सिक्योरिटी के लिए भी इस तरह लोग डिप्यूट करने का, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का इनको ख्याल आ जाए, जितना अपना इख्तिदार बचाने के लिए आज इन्होंने गवर्नर हाउस को सजा दिया एफसी एहलकारों से। तो ये तो नाज़रीन फिलहाल की मौजूदा एक पॉलिटिकल सिचुएशन है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो गवर्नर साहब से चौधरी परवेज इलाही यानी सीएम पंजाब को डी नोटिफाई करने की बातें कर रहे थे, फवाद चौधरी ने कल ही इसको कह दिया था कि वो बिल्कुल नहीं कर सकते, उनको कोई आईनी इख्तियार नहीं। इसका मैक्सिमम ये यही कर सकते हैं कि जहाज बना के इस डी नोटिफिकेशन के कागज को उड़ाएं, यहां से वहां और वहां से यहां। अगर ये ऐसा करेंगे, डी नोटिफिकेशन को इन्होंने करने की कोशिश की, तो फिर न सिर्फ ये कि ये आइन और कानून शिकनी के मुर्तकिब होंगे, बल्कि आर्टिकल 6 भी इन पर लग सकता है। सो वो गवर्नर साहब जाहिर है कि उससे रुक गए, बाज आ गए, क्योंकि ऐसे नहीं चल सकता ना, थिंग्स डोंट वर्क दिस वे। आप यानी गवर्नर साहब अगर सीएम पंजाब को डी नोटिफाई करेंगे, अगले दिन अगर सदर पाकिस्तान गवर्नर को डी नोटिफाई कर दें, तो कब तक ये चीजें चलती रहेंगी? ऐसे नहीं होता। आपको बाय द बुक खेलना पड़ता है। जो भी आपने करना है आइन और कानून के दायरे में रहकर करना है, चाहे आपका कितना ही अगले बंदे को कच्चा चबाने का दिल क्यों ना कर रहा हो। अब नाज़रीन आते हैं कच्चा चबाने से अगला टॉपिक बिल्कुल डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, और वो है आजम स्वाति साहब, पाकिस्तान के सेनेटर, जिनके साथ आप सब जानते हैं कि बहुत ही इबरतनाक सलूक किया गया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जनरल बाजवा को सवाल करते हुए एक ट्वीट की थी, मेरा अपनी फौज, अपनी आईएसआई के लिए बहुत प्रोफाउंड रिगार्ड्स है मेरे दिल में, बड़ा यानी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है मेरा अपनी फौज के लिए, अपनी आईएसआई के लिए। लेकिन इस बात पर जाहिर है मुझे बहुत शिकवा रहा बाजवा साहब के दौर में भी कि अगर कोई शख्स उनसे सवाल करता था रिजीम चेंज के हवाले से,
तो वो इतने ज्यादा डिफेंसिव हो जाते थे और इतना एक यानी ऐसा सख्त रिएक्शन आता था इदारे की जानिब से भी कि जैसे कयामत आ गई है। भाई इमरान खान की बात ठीक है ना कि आपसे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आपने NRO 2 दिया है, कौम का बच्चा बच्चा ये बात कर रहा है, आप आके कह दें कि मैंने नहीं दिया, आप कह दें कि मेरा कोई इसमें रोल नहीं। मिफ्ता इस्माइल ने भी कहा, उसके बाद इमरान खान ने भी कहा कि नैब कवानीन में तरामीम करके मुजरिमों को बचाने और मुजरिमों को सजा ना होने देने के लिए बाजवा साहब ने बड़ी एफर्ट की। क्यों की? इस बात का जवाब आज तक हमें नहीं मिला। अपनी अलविदाई तकरीर में उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बातें 1971 तक चले गए कि वो फौजी गलती नहीं, सियासी ब्लंडर था वगैरह वगैरह, लेकिन जो सवाल उनसे पूछा जा रहा था उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया और उल्टा PDM के लिए बहुत डिफेंसिव होकर उनकी एक प्रेस रिलीज की सी उनकी अलविदाई तकरीर थी। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि नवाज शरीफ, मरियम जो दिल चाहे मुंह भर भर कर बाजवा साहब को, जनरल फैज को, जनरल इरफान को जो DGC थे, जनरल फैज DGI थे, बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, इनके ओहदों की तकरीम का लिहाज बालाए ताक रखते हुए जितनी बदतमीजी करते रहे ये लोग, लेकिन कभी जूं तक नहीं रेंगी इनके कान पर, कभी इनको बुरा नहीं लगा। ये फजलुर रहमान ये कहते थे कि हम GHQ के सामने आके धरना देंगे, अपनी औकात में रहो, और इजराइल के वजीफे पर पलने वाले जर्नैलों, वजीफा खोरो, हम तुम्हें जानते हैं, अपनी हद में रहो, और पता नहीं क्या क्या फजूलियात। बल्कि सो मच सो कि फजलुर रहमान ने तो ये भी कहा था कि ये जनरल बाजवा और जनरल फैज इनको बुलाएं ना मेरे सामने करें, मुझे बताएं कि इन्होंने मुझे नहीं कहा था कि आप 2019 का लॉन्ग मार्च करके धरना दें इस्लामाबाद में, तो हम आपको बड़ी अच्छी खबर सुनाएंगे, और वादे किए गए थे। ये तो कई निजी महफिलों में बताया जाता है कि फजलुर रहमान बहुत अफसुर्दा हैं कि उनको सदर पाकिस्तान बनाने की एक लारा लगाया गया था, उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाई रखा, और जिसकी बड़ी उनको उम्मीद थी। और इसीलिए आपको याद होगा जो अंसारुल इस्लाम की यूनिफॉर्म पहन के लोग करतब करते हुए आपको इनके दाएं बाएं नजर आते थे, कभी इनको स्पेशल सॉरी ये हरगिज इस वाटर ब्रांड की हरगिज ये ब्रांडिंग करना मकसूद नहीं था। हाँ, सो पॉइंट ये है कि फजलुर रहमान को कभी सवाल नहीं किया गया। नवाज शरीफ, मरियम जिनको सवाल किए जाना चाहिए था, बिलावल ने क्या क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन कभी इनको सवाल नहीं किया गया, सवाल ही नहीं किया गया। लेकिन आजम स्वाति को आज न सिर्फ ये कि उनकी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई, बल्कि कम से कम 7 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा का जो है वो एक बताया जा रहा है अदालत की जानिब से कि ये किया जा सकता है आजम स्वाति को। और ये भी अदालत की जानिब से कहा गया कि उन्होंने जो ट्वीट की थी आजम स्वाति ने, वो पाकिस्तान की अवाम को फौजी अफसरान के खिलाफ बगावत पर उकसाने का बायस बनी है वो ट्वीट। तो वो ट्वीट क्या थी? वो जनरल बाजवा से उन्होंने रिजीम चेंज पर सवाल किया था। सो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। जहां मैं इस चीज को कंडेम करती हूँ, वहीं मैं बहुत बाशगाफ अल्फाज में कहना चाहती हूँ कि मैं इस रवैये को भी बड़ा स्ट्रांगली कंडेम करती हूँ जो कुछ लोग अरशद शरीफ जैसे ईमानदार लोग नहीं, जो अच्छे लोग, वो नहीं ये काम करते। अरशद शरीफ को तो वाकई में थ्रेट्स थी और वो गए, लेकिन कुछ लोग मुझे पता है कि वो सिर्फ अपने नंबर टांगने के लिए इस तरह के ड्रामे करते हैं कि जी खुद चाहे सड़क पे चलते हुए केले के छिलके से स्लिप होके गिर गए हों, लेकिन कहेंगे ISI मार गई। मतलब आई नो सर्टन पीपल पर्सनली कि जो इस तरह के हैं कि घर में अगर चोरों ने धावा बोल दिया तो कहा जी कि वो ISI ने कर दिया ताकि अपने नंबर बढ़ा सकें। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो ड्रामे करते हैं इस तरह के। ठीक है, जो कोई ड्रामे करता रहे, मैं पर्सनली ओपनली ऐसे लोगों को नाम लेकर कॉल आउट नहीं करती, क्योंकि अल्लाह अल्लाह के वो खुद ही एक्सपोज कर देता है लोगों को। लेकिन वहां पे आई रियली फील बैड फॉर ISI कि वो कहते हैं ना, बद से बदनाम बुरा, कि अब जाहिर है रजीम चेंज में जो रोल बाजवा साहब इन कंपनी का रहा, उसकी वजह से इतना एक गैप आ गया पाकिस्तानी अवाम में और इदारे में कि अफसोस भी होता है दिल से, और फिर ऐसे लोगों को ड्रामे करने का मौका भी मिल गया है कि जिनसे ISI का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। ISI क्यों ऐसे लोगों को अटैक करेगी? जो कई लोग क्लेम करते हैं कि जी ISI ने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वो भी गलत है। जो मिस यूज करते हैं इस कार्ड को, हैरासमेंट कार्ड मिस यूज करते हैं। लेकिन जहां पे सवाल करना बनता है फौज को, ISI को, वहां पे तो जनाब होगा, फिर चाहे आप नाराज हो या खुश हो, ये सवाल तो पूछा जाएगा कि आजम स्वाति को किस जुर्म की पादाश में 7 साल या उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी कि जब उनसे बड़े बड़े जुराइम। आजम स्वाति ने तो एक शिकवा किया था और एक सवाल पूछा था,
फौज पे बाकायदा हमले करने वाले कभी लंदन की सैरें कर रहे हैं, कभी यूरोप की सैरें कर रहे हैं, फजल रहमान तो पाकिस्तान में दंदनाते फिर रहे हैं। क्यों? क्या इसका ये मतलब लिया जाए कि जो जितनी ज्यादा बदमाशी करेगा और जितनी ज्यादा अपनी यानी इसे क्या कहें, दादागिरी एक लफ्ज इस्तेमाल होता है कि जो जितना अपना मसल फ्लॉन्ट करके फ्लेक्स करके दिखाएगा कि जी देखो तो सही मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूं, उसको कोई सवाल नहीं किया जाएगा, चाहे वो कितनी ही बड़ी गलती करे। और आजम स्वाति जैसा आदमी जो जिसने सिर्फ एक शिकवा किया, एक सवाल किया है, अगर आपको वो बात नामुनासिब लगी है, किसी लीगल फोरम पे, किसी प्रॉपर किसी कोर्ट ऑफ लॉ में उनको बुलाया जाए और उनसे सवाल जवाब किया जाए, तो ये बड़ी एक मतलब मुझे लगता है कि ऑनेस्टली मोअज़्ज़ज़ अदालत को इस पे देखना चाहिए, इस केस को देखना चाहिए कि या तो सबको सवाल करें या फिर किसी एक शख्स को एक बड़ा लेजिट एक जेन्युइन सवाल करने पर इस तरह की सजा देना, इसको मेरा ख्याल है कि जरूर इसकी नजरसानी जो है वो की जानी चाहिए। बाकी जाहिर है कि मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान बेहतर जानते हैं, लेकिन हमें तो बतौर पाकिस्तानी सिटीजन्स हमारा तो फर्ज है, क्या है, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को जवाब देना है, अपनी कब्र में जाना है और सच का साथ देना इंसान को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए, कितनी मुश्किल हालात क्यों ना हो। अभी तक के लिए नाज़रीन इतना ही। ओह अच्छा, एक मजे की बात आपको बताना भूल गई, मैंने एक नया चैनल ज्वाइन किया है, ABN। ये इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में लॉन्च हो जाएगा इंशाल्लाह, और फिर मैं आई बी होस्टिंग माई शो अगैन, तो फिर आपसे TV पर भी दोबारा से मुलाकात हुआ करेगी इंशाल्लाह। अभी तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।